हर शाम 6 बजे आप लोग देखते होंगे कि एक मॉक टेस्ट की आपकी क्लास आती है और इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो आपकी यूपीएससी यानी कि आईएएस, सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए शामिल किए जा रहे हैं। और इनका पैटर्न भी आपके एग्जाम के जैसे ही क्वेश्चंस जैसा रखा जाता है बिल्कुल। और आप में से बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते होंगे, उसमें भी जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो ये क्लासें उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। अभी तक हम लोग पांच पांच टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। ये छठवां टेस्ट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके उसके आंसर देना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर आप लोगों को इस क्लास को देखना है और इसमें आप देखते हैं कि जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके विस्तार से हम लोग आंसर भी देखेंगे। और आप लोगों से कह भी रहा हूं कि जितने अधिक से अधिक आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, यही आपका स्कोर बढ़ाएंगे, आपकी तैयारी की जांच होगी कि कहां तक आपकी तैयारी पहुंची है। और देखिए ओएमआर सीट आप लोग जब भरते हैं ना तो उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, क्योंकि उसमें एक बार अगर गलती हो जाती है तो आप देखिए सुधार की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को गोले भरना है, अपना नाम भरना है। ठीक है, चलिए तो छठवीं टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ये आप लोग 10th 12th बचपन में स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो आपने देखा होगा कि सही जोड़ियां आपको बनाने के लिए आती थी। उसी तरह का क्वेश्चन है ये। आप देखें प्रजाति है और स्थानिक क्षेत्र हो गया है इनका। तो आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है लायन टेल्ड मकाक। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट में। कहां? पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप देखिए भारतीय भारतीय मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा। हेमतेंदुआ, हेमतेंदुआ आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? ये हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। क्लाउडेड लेपर्ड कहां देखने को मिलेगा? ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लायन टेल्ड मकाक पश्चिमी घाट पर आप लोगों को, पश्चिमी घाट की विशिष्ट एवं स्थानिक प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, ये आप लोग याद रखिएगा। और हेमतेंदुआ हिमालय क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। क्लाउडेड लेपर्ड उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। तो इसके कूट देख लीजिए किस तरह से लगाएंगे आप लोग। ए दूसरे से मैच खा रहा है, बी 4 से, और सी तीसरे से, और डी 1 से। पहला तो आप देख रहे हैं गलत है, दूसरा ए दूसरे से, बी 4 से, सी 3 से और डी 1 से। यानी कि आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो ओएमआर सीट होगी, उत्तर पुस्तिका होगी, उसमें आप लोगों को बी गोला भर देना है, बी को काला कर देना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में औषधीय पौधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में औषधीय पौधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? और आप देखेंगे कि 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं ए बी सी डी के रूप में। इनमें से सही नहीं है पूछ रहा है, तो 3 तो सही होंगे, एक ही गलत होगा, तो वही गलत आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। अशोक वृक्ष कई औषधीय गुणों से युक्त है। इसकी जड़ और फूल का प्रयोग करने से विकार, डायबिटीज तथा मासिक धर्म की समस्याओं से राहत मिलती है। बी कह रहा है कि ब्रह्मी के संपूर्ण पौधे का उपयोग किया जाता है। सी कह रहा है एलोवेरा की पत्तियों का प्रयोग त्वचा तथा पाचन तंत्र को ठीक करने में किया जाता है। और डी कह रहा है कि आंवला का उपयोग मधुमेह, अति अम्लता के उपचार तथा खांसी होने पर लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला बिल्कुल गलत है और आप देखते हैं सही नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन ही आप लोग लगा देना। अशोक वृक्ष के बार्क तथा फूल भाग का उपयोग विकार, मासिक धर्म तथा डायबिटीज को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। आप देखते हैं पहला इसलिए गलत था। ब्रह्मी बहुत ही लाभदायक औषधि है। इसके संपूर्ण भाग का उपयोग पीलिया और एनीमिया को ठीक करने में किया जाता है। एलोवेरा बहुत ही लाभदायक है जो विश्व भर में पाई जाती है और इसकी पत्ती का उपयोग काले होने, त्वचा के जलने तथा पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए किया जाता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर बहुत ही गुणकारी है। इसका उपयोग मधुमेह, सर्दी और अति अम्लता के उपचार में किया जाता है। तो आप देखेंगे कि बी सी डी तो सही था, लेकिन ए गलत था, और ये गलत था तो गलत ही पूछा है, सही नहीं है। तो ए ऑप्शन आप लोगों ने
लगा दिया होगा। क्या? ए ऑप्शन लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस लाइन को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। यहां अगर आप देखते कि सही है, अगर पूछता तो इसका आंसर अलग होता। सही नहीं है पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? अलग होगा। तो बताइए इसमें आप लोग क्या करोगे? सही नहीं है। चलिए पहला कथन देखते हैं हम लोग। प्रवाल भित्ति एवं एस्चुरी क्षेत्रों में समुद्री घास रासायनिक अवसादों को पोषक तत्वों से अलग कर समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। दूसरा कह रहा है कि बेंथस श्रेणी के अंतर्गत बड़े और तैरने वाले जीव जंतु आते हैं। और तीसरा कह रहा है कि नेक्टन श्रेणी में उस प्रजाति के जीव जंतु शामिल किए जाते हैं जो सागरीय तल पर पाए जाते हैं। और 4 इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रजातियों के संपूर्ण समूह का नष्ट हो जाना समूह विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है? समूह विलोपन कहलाता है इसमें। तो आप देखिए समुद्री घास भौतिक रूप से अत्यधिक लाभदायक होती है। ये धाराओं की गति तथा आवेश को कम करती है तथा जल से अवसादों को अलग कर देती है। ये तलीय क्षेत्रों पर अवसादों के स्थायित्व को भी बढ़ाती है और जिससे अपरदन कम होता है। प्रवाल भित्ति एवं एस्टुरी क्षेत्रों में जल के साथ बहकर आने वाले अवसादों को अलग करने के साथ पोषक तत्वों को भी अलग करने के कारण यह इन क्षेत्रों में पोषक तत्वों के सिंक के रूप में कार्य करती है। इस तरह यह समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। आप देखेंगे पहला इसमें क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्या है? बिल्कुल ठीक है, सही है आपका। दूसरा क्या है? बेंथस जीव जंतु व वनस्पतियों जो समुद्र या झील के तल पर पाए जाते हैं बेंथक समुदाय कहलाते हैं। आप देखते हैं दूसरा बिल्कुल गलत है। नेक्टन समुदाय के अंतर्गत बड़े आकार के तैरने वाले जीव जंतु आते हैं, इसलिए आप देखें तीसरा भी गलत है। प्रजातियों के विलोपन से अभिप्राय विश्व के प्रत्येक क्षेत्र से प्रजातियों के विलुप्त या पूरी तरह से समाप्त होने से है। प्रजाति विलोपन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। कुछ प्रजातियां पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण अदृश्य हो जाती हैं और जो आप देखिए सक्षम हैं वे उनका स्थान ले लेती हैं और यह प्रक्रिया काफी धीमी गति से होती है जो नैसर्गिक विलोपन कहलाता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रजातियों के संपूर्ण समूह नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार की घटना करोड़ों वर्षों में होती है। यह विलोपन समूह विलोपन कहलाता है। इसलिए आप देखें 4 भी ठीक है, यानी कि 1 और 4 सही है, 2 3 गलत है। लेकिन इसमें आप देखते हैं गलत ही पूछा है, सही नहीं है। तो 2 भी सही नहीं है और 3 भी सही कथन नहीं है। 2 3 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन पूछ रहा है। 3 कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। इसमें आप देखेंगे कि पहला आपसे कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला की प्राथमिक उत्पादक है। दूसरा कह रहा है कि कॉपपोड एक प्रमुख फाइटोप्लैंक्टन है जो अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि समुद्री घास में विकसित पुष्प खिलते हैं। समुद्री घास में विकसित पुष्प खिलते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है सही कौन सा है। क्या सही कौन सा है बताइए? सागरीय बायोम के विकासित क्षेत्र और सागर के ऊपर एपिपेलेजिक मंडल तथा सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु पादपों को प्लैंक्टन कहते हैं। और सूक्ष्म पादप जैसे शैवाल सूक्ष्म जीव आदि प्लैंक्टन समुदाय के जीव हैं। इस श्रेणी के पादपों को फाइटोप्लैंक्टन तथा जंतुओं को जूप्लैंक्टन कहते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार के होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। और जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। सागरीय जीव इन पर निर्भर करते हैं। और कॉपपॉड एक प्रमुख जूप्लैंक्टन है जो समुद्र और स्वच्छ जलीय भाग में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कॉपपोड वैश्विक पारितंत्र और कार्बन चक्र के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। और ये जूप्लैंक्टन समुदाय के प्रमुख समुदाय हैं और कई समुद्र जीवों जैसे मछलियां आदि प्रमुख भोजन भी हैं। और समुद्री घास विशेष प्रकार की एंजियोस्पर्म पुष्प पादक है जो घास की तरह प्रतीत होती है तथा समुद्री घास में विकसित रूप से में पुष्प खिलते हैं। ये पूरी तरह पत्ती तथा तने में विभाजित होती है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो पहला ऑप्शन क्या है सही पूछा है ना, तो एक तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा ठीक है, यानी कि 1 और 3 सही होगा।
1 3 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 कथन ये आपको दिए गए हैं और इनमें से आप लोगों को सही नहीं चुनना है। कीट भक्षी पौधे केवल छोटे जीवों कीटों का ही शिकार करते हैं। बी कह रहा है शिकार को आकर्षित करने के लिए इनमें रंग बदलने की भी क्षमता होती है और साथ ही रंग बदलने के अलावा ये कई पदार्थों का स्राव भी करते हैं। और सी कह रहा है आपसे कि कीट भक्षी पौधे पोटेशियम तथा कैल्शियम की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। और डी आपसे कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाली कीट भक्षी पौधे साधारणतः स्थलीय पौधों से पोषण स्तर के क्रम में अलग होते हैं। ये केवल छोटे जीवों, कीटों का ही शिकार करते हैं। शिकार को आकर्षित करने के लिए पौधे अपना रंग भी बदल लेते हैं और रंग बदलने के अलावा ये कई पदार्थों का स्राव भी करते हैं। इनकी संरचना इस तरह की होती है कि जिसमें कीट फंस जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आप लोगों का सही नहीं है। कौन? सी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, बाकी ए भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया होगा? सी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या करिए भैया? विचार करिए आप। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन पूछना है। सही कथन आपको क्या करना है? बताना है इनमें से 3 में से। पहला कह रहा है कि टेरिडोफाइटस पादपों के तने एवं पत्तियां तो अलग होते हैं किंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। दूसरा कह रहा है कि बायोफाइटस प्रायः नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। काई, लीवर वर्ड्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा कह रहा है लाइकेन का वनस्पतिक शरीर एक थैलस होता है जो पूर्णतः जड़, पत्ती और शाखा रहित होता है। क्या? शाखा रहित होता है। तो टेरिडोफाइटस पादप प्रजाति के तने, पत्तियां और जड़ें पूरी तरह विकसित और अलग होते हैं। इनमें बीज व फूल अनुपस्थित रहते हैं। टेरिडोफाइटस पादप प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बायोफाइटस पादपों के तने एवं पत्तियां तो अलग होती हैं परंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है और इनमें बीज अथवा फूल भी नहीं होते। ये प्रायः नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे काई, लीवर वर्ड्स आदि। यह भारत के पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में फैली हरित पादप प्रजाति है। लाइकेन निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह है। ये विभिन्न आधारों जैसे वृक्ष की पत्तियों, छालों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों, शिलाओं पर उगते हैं। लाइकेन का वनस्पतिक शरीर एक थैलस होता है जो पूर्णतः जड़ और पत्ती और शाखा रहित होता है। लाइकेन प्रायः दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये नदी जल की निचली सतह पर नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक भी होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपका पहला बिल्कुल गलत था लेकिन दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक था। इसमें दूसरा तीसरा ठीक था। तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा? सही पूछ रहा है ना, तो 2 3 सही है यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें 2 और 3 सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य नहीं है। शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसमें 4 कथन दिए गए ना, 4 ऑप्शन, इनमें से सही नहीं है वही बताना है आपको। तो 3 तो सही होंगे, 1 आपका गलत होगा और जो गलत होगा वही आपको चुन लेना है। शैवाल हरे रंग की वनस्पतियां हैं। इनकी जड़, पत्तियां और तने अलग नहीं होते हैं। बी कह रहा है कि ये दलदली भाग एवं जल में विकसित होते हैं। सी कह रहा है कि ये परपोषी हैं जो भोजन के लिए अन्न पर निर्भर रहते हैं। और डी कह रहा है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल हरे रंग के हैं जबकि समुद्र जल में पाए जाने वाले शैवाल लाल या फिर भूरे रंग के होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसमें क्या है, बताइए। इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इसमें गलत है। शैवाल हरे रंग की वनस्पतियां हैं। इनमें जड़, पत्तियां और तने अलग नहीं होते हैं। शैवाल दलदली भागों में एवं जल में विकसित होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल लाल या फिर भूरे रंग के होते हैं और ये स्वपोषी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा क्योंकि ए, बी, डी सही था लेकिन सी गलत था और सत्य नहीं है पूछा है, गलत ही पूछा था। तो सी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको सही कथन चुनना है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है आपको। पहला आपसे क्या पूछ रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि साइबेरियन क्रेन प्रायः ठंडे प्रदेशों के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और भारत में इन्हें अंतिम बार 2002 में राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। और दूसरा कह रहे हैं कि घरेलू जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डेक्लोफेनेक गिद्धों के लिए घातक है। और तीसरा कह रहा है बंगाल फ्लोरिकन संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, यह विशाल आकार का पक्षी है तथा मैटिंग नृत्य के लिए जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि साइबेरियन क्रेन क्रेन असाधारण राजसी प्रवासी पक्षी है जो जाड़े में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देते हैं। हालांकि 2002 में इन्हें अंतिम बार राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था और दलदली क्षेत्रों की समाप्ति ने इनका आवास छिन गया है, जिसके कारण आप देखिए प्रवास करने लगे हैं। और IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और आर्कटिक रूस और पश्चिमी साइबेरिया इनका निवास स्थान है। इन्हें बर्फ पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ पक्षी भी कहते हैं। IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और आप देखिए बंगाल फ्लोरिकन 3 देशों कंबोडिया, इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। ये घास भूमि में रहते हैं और ये अपने आकर्षक मैटिंग नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कृषि योग्य बनाने में घास के मैदानों को खत्म कर दिया गया, जिससे इनका आवास खत्म हुआ और ये संकटग्रस्त हो गए। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक डेक्लोफेनेक गिद्धों के लिए घातक है। और ये आप देखते हैं कि जो आमतौर पर पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोग होती है, यह दवा गिद्धों की किडनियों को दुष्प्रभावित करती है, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आप देखते हैं पहला गलत था, क्योंकि आप देखते हैं कि किसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई दिया था। दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है। देखिए और एक बात और आपको बताऊं, राजस्थान की बात करें तो आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है आपका। तो 2 और 3 इसमें सही है, यानी कि आप लोगों ने सही ही पूछा था, तो बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। क्या? बी ऑप्शन लगा दिया होगा इसमें। राजस्थान को देख लीजिए, चलिए एक बार मैप पर आप लोग देखिए। ये है आपका राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। क्या है? जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और आप देखते हैं कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में आप देखते हैं कि 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश आपका। तो इसमें आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 3 कथन दिए गए, इनमें से सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों को देखना है। और मध्य प्रदेश में लाए गए ना चीता, आप लोगों को मालूम होगा नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से। भारत में प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है। यह विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु है। IUCN की रेड डाटा बुक में अति संकटग्रस्त CR सूची में रखा गया है इसे। बताइए, ये भारत में अब प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता है। अफ्रीका व ईरान के कुछ भागों में अभी भी पाए जाते हैं। और IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संवेदन सूची में रखा गया है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सही है नहीं है पूछा ना, तो पहला आपका सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा आप देखते हैं कि गलत है बिल्कुल। और इसमें सही नहीं गलत ही पूछा है, तो आप लोग क्या लगा दोगे? केवल तीसरा गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसने आप देखिए IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संवेदनशील सूची में रखा गया है, इसलिए आप देखें तीसरा गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गौर या भारतीय बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? गौर या फिर भारतीय बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां आपको 3 कथन दिए गए हैं। क्या? 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही कथन चुनना है तीनों में से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि गौर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सदाबहार पर्णपाती और सवाना वनों में पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है।
और तीसरा कह रहा है कि ये मुख्यतः हरी घास और पत्तियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं और सींग के लिए इनका शिकार किया जाना मुख्य संकट का कारण है। बताइए भैया जी। गौर या भारतीय बाइसन दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के सदाबहार पर्णपाती सवाना वनों में पाए जाते हैं और जंगली मवेशियों में सबसे ऊंचे होते हैं। और ये मुख्यतः आप देखते हैं कि हरी घास और पत्तियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। सींग के लिए इनका शिकार किया जाना संकट का मुख्य कारण है। और आप देखते हैं IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संवेदनशील सुबेद सूची में रखा गया है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे इसमें पहला तो ठीक था, दूसरा गलत था, तीसरा ठीक है, क्योंकि इन्हें किस में रखा गया है? संवेदनशील सुवेद सूची में रखा गया है, ना कि संकटग्रस्त सूची में। 1 और 3 सही है। और क्या पूछ रहा है आपसे? सही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र या पूर्वी घाट। तो इसमें आप देखेंगे कि लाल पांडा भारत के सिक्किम, असम, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में भी लाल पांडा देखने को पाया जाता है। IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। ये अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें लगाया होगा आप लोगों ने। क्या लगा दिया होगा? सी ऑप्शन। देखिए ये सिक्किम देख रहे हैं आप लोग, असम यही देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश यही देखने को मिलता है। सिक्किम की सीमा आप देखते हैं किससे? चाइना, नेपाल, भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा आप देखिए भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। असम की सीमा आप देखिए भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। 2 देशों से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मैं जो मैप होता है ना, उसे आप लोग पढ़ा करिएगा। और मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि 3 मैप आपको अपने टेबल जहाँ भी लगी हुई वहाँ लगा लेना है। एक तो आपको भारत का, एक अपने राज्य का और एक आपको दुनिया का मैप। ठीक है, और जब भी कोई क्षेत्र चर्चा में रहता है तो उसे आपको मैप में जाकर देखना है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला कथन कह रहा है कि हिम तेंदुआ उत्तराखंड का राजकीय पशु है। बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और तीसरा कह रहा है जैरडान कौसर आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। और 4 कह रहा है कि संगाई थामिन ब्राड इंटरलर्ड अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। बताइए भैया जी। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। यह आप देखेंगे अत्यधिक ठंडे स्थानों में भी रह सकता है और सामान्यतः यह ऊंचे पर्वतीय ढलानों पर रहने वाले शिकारी पशु है। इसकी 60% से अधिक आबादी एशिया में पाई जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे पहला तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया तथा गुवाहाटी प्रशासन द्वारा इसे शहर पशु घोषित किया गया है। और जल प्रदूषण, मछली पकड़ने आदि के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। इसलिए आप देखें दूसरा बिल्कुल ठीक है। जैरडान कौसर ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में तथा महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, माफ करिए। 1906 में एक लंबे समय बाद यह पुनः देखा गया और उस क्षेत्र को श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह रात्रिचर पक्षी है तथा जंगलों के हिरास, शिकार आदि के कारण अति संकटग्रस्त स्थिति में है। तीसरा भी ठीक है। और आप देखते हैं कि इसमें 4 कह रहा है संगाई थामिन ब्रो एंटलर्ड ये दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। मणिपुर संगाई केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटल झील मणिपुर में पाया जाता है और यह मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ये आपका 4 भी गलत था। तो 2 और 3 ठीक था और 1, 4 इसमें गलत था। तो सही है तो कौन कौन लगा दिया होगा? बी ऑप्शन लगाया होगा, क्योंकि 2 और 3 कथन ठीक थे, 1, 4 गलत थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। चुन लीजिए। जीव हो गए, इनकी विशेषता हो गई। जीव हो गए और इनकी विशेषता हो गई। ड्यूगोंग
यह समुद्री घास खाने वाला शाकाहारी पशु है। चिंकारा, यह सबसे छोटा एशियाई मृग है। सही उत्तर चुनना है आपको। ड्यूगोंग, यह समुद्री घास खाने वाला शाकाहारी जानवर है और मानव अधिवास के कारण समुद्री घास की कमी, रासायनिक प्रदूषण और तेल व मांस के लिए इनका शिकार किया जाना आदि इनकी संख्या में कमी के कारण मुख्य कारण है। ड्यूगोंग को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अब आप देखिए, इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जीवों की संख्या कम हो रही है। ठीक है। चिंकारा, यह सबसे छोटा एशियाई मृग है। ये बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इसे बहुत कम संकट श्रेणी में रखा गया है। काला हिरन, यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। सलमान खान को इसी हिरन के शिकार के लिए सजा का सामना करना पड़ा था। इसे संकट के नज़दीक श्रेणी में रखा गया है। पेंगोलिन, ये प्रायः रात में सक्रिय है और मांस, चमड़ा व दवाई के लिए इनका तेजी से शिकार किया गया है और जिसके कारण इनकी संख्या में तेजी से ह्रास हुआ है। बांग्लादेश में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। IUCN के अनुसार इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो दोनों आपके बिल्कुल ठीक थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। सी ऑप्शन कैसा था? बिल्कुल ठीक था इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये जीवों के नाम है, स्थिति है इनकी, जीवों के नाम है और स्थिति है। तो आप देखेंगे पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग ये अति संकट श्रेणी में संकटग्रस्त है, अति संकटग्रस्त है पिग्मी हॉग। हिमालयन ताहर, ये संकट के नजदीक है। किसके? संकट के नजदीक है। सांबर, ये आप देखिए संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। नीलगिरी ताहर, ये संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है। पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग ये आप देखेंगे कि यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। ये घास भूमि आवास में रहते हैं और लगातार आवास ह्रास तथा बीमारियों के कारण इनकी संख्या में तेजी से कमी हुई है और वर्तमान में इन्हें IUCN की घोर अति संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। हिमालयन ताहर, यह जंगली बकरी की प्रजाति का निकट संबंधी है। यह तीव्र ढाल वाले ऊंचे पर्वतीय भागों पर आसानी से रह सकता है और IUCN के अंतर्गत इन्हें संकट के नज़दीक श्रेणी में रखा गया है। सांबर, ये बड़े आकार के हिरन है। आवासीय अतिक्रमण और शिकार के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। नीलगिरी ताहर, यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह ताहर की तीनों उपजातियों हिमालयन ताहर, अरब ताहर और नीलगिरी ताहर में सबसे बड़ा होता है। इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें आप लोग इस तरह से क्या लगाए होंगे? क्या लगाए होंगे? A 3 से मैच खा रहा है, B 2 से और C 1 से और D 4 से। A 3 से तो A में तो A है नहीं है, B है नहीं है और इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका C ऑप्शन ही होगा। A 3 से खा रहा है, B 2 से, C 1 से, D 4 से। तो C ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज का आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। आप लोग बस मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखिए। टाइम बर्बाद मत करिए, किसी को टाइम मत दीजिए। अगर आपको टाइम इतना ही ज़्यादा है तो सोने में गुजार दीजिए, पढ़ने में गुजार दीजिए। टाइम ये बर्बाद मत करिए बस।